Hello everyone, welcome to my channel Antinet Commerce Classes. Today I will discuss बिजनेस कंट्रोल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिजनेस कंट्रोल की टेक्निक्स करा दी थी। उनमें से मैंने एक टेक्निक आपको उस वीडियो में कवर करा दी थी और बिजनेस कंट्रोल का क्या करा दिया था, मीनिंग करा दिया था, इंपॉर्टेंस करा दिया था, प्रोसेस करा दिया था। अब जो रिमेनिंग इसकी टेक्निक्स बच गई हैं उनको हम करेंगे इस वाली वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं बिजनेस कंट्रोल का प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड क्या करते हैं, बिजनेस पॉलिसी एंड गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं। इसमें एक जो बिजनेस का जो अथॉरिटी होता है, डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सबको ध्यान में रखता है। बजट पॉलिसी बनाने से पहले इन सबको ध्यान में रखता है, ठीक है जी। फिर उनके हिसाब से ही एक कॉमन गाइडलाइन तैयार करता है, इशू करता है, जिसको जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में उन सबको फॉलो करना होता है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तैयार किया जाता है, बजट पॉलिसी गाइडलाइन इशू की जाती हैं जो कि सबको फॉलो करनी होती हैं। वो रिलेटेड टू वर्क हो सकती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकती हैं, सेल से, कॉस्ट से, लेबर कॉस्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से, उस सबसे रिलेटेड हो सकती हैं। उसके बाद करता है प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड बजटिंग। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए बजट तैयार किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास बजट बनाने से एक तो होता है डिपार्टमेंटल बजट, एक होता है मास्टर बजट। जो डिपार्टमेंटल बजट होता है उसमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट बजट बनाते हैं। जैसे कि सेल डिपार्टमेंट के लिए सेल डिपार्टमेंट का बजट बन गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, ठीक है जी, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, परचेज बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम बनाते हैं मास्टर बजट। जो मास्टर बजट होता है वो कंप्लीट वर्क के लिए होता है। वो एक के पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता, होल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं रिपोर्टिंग द वेरिएंस। जो भी वेरिएंस आते हैं उनको रिपोर्टिंग करते हैं, रिव्यू एंड फॉलोअप करते हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं वन बाई वन, ठीक है जी। ये है बजट पॉलिसी गाइडलाइन। जो मैंने आपको बताया इसमें यही है कि इसमें क्या की जाती है, कॉमन गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की जाती हैं और सारे डिपार्टमेंट जो मैनेजर होते हैं उन सबको क्या करना है, ये सब फॉलो करनी होती हैं। ये किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी वर्क है उससे रिलेटेड हो सकती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड बजटिंग। इसमें क्या करते हैं, बजट तैयार किए जाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स बिजनेस में होते हैं उन सब के लिए अलग अलग बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि एक मिनट, टाइप ऑफ बजट कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ, ये सेल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हो गया, और क्या हो गया, कैश बजट हो गया, परचेज बजट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट हो गया। जो प्रोडक्शन बजट होता है उसमें क्या क्या हम डिसाइड करते हैं, रॉ मटेरियल बजट हो गया, लेबर बजट हो गया एंड ओवरहेड बजट। ये वो सब बजट आउटलाइंस होती हैं जो कि इसके अंडर रहकर ही कंपनी ने काम करना होता है, ठीक है जी। अगर क्या है, जैसे कि हमारी कॉस्ट है, मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर हमने कोई बजट बनाया कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, अगर उससे कम आ गई, ठीक है, उससे कम आ गई तो अच्छा है, फेवरेबल है कंपनी के लिए, कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर हमारी कॉस्ट हमने बनाई और उससे ज़्यादा आ गई तो हमें कंट्रोल करने की नीड है, ठीक है जी। ये बैड एंड गुड कंट्रोलिंग होता है, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं क्या डिपार्टमेंटल बजट के सेल बजट। सेल बजट में हम क्या डिसाइड करते हैं, सेल के लिए कितना बजट चाहिए, ठीक है जी। इसमें डिटेल होती है सेल से रिलेटेड, जैसे कि हमने क्वालिटी क्या रखनी है, कितनी क्वांटिटी की गुड्स प्रोड्यूस करनी है, क्या प्राइस रखना है, टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, ठीक है। इस सब के लिए सेल बजट में हम सेल्स जो मैनेजर होता है वो फोरकास्ट करता है सेल्स के एस्पेक्ट को। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। ये बजट दिया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए, जो कि किससे रिलेटेड होता है, रिसर्च से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस से, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से, ये सब इससे रिलेटेड होता है, ठीक है जी। ये जो बजट है जो प्रिपेयर किया जाता है जॉइंटली सेल मैनेजर के द्वारा, और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर्स होता है इसमें, और ट्रैवलिंग ऑफिसर्स होता है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में हम किससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, अपने गुड्स से रिलेटेड लेते हैं। और प्रोडक्शन कौन करता है, लेबर करता है, तो लेबर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके बेस पर हम उनका बजट बनाते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस, जैसे कि सुपरवाइज़र, टूल्स वगैरह, सैलरी है सुपरवाइज़र की, टूल हैं, ग्रीस वगैरह जो भी कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है जी, उनसे रिलेटेड हम इसमें एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल स्टडी करते हैं इन अ प्रोडक्शन बजट, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड,
अब परचेज बजट में क्या करते हैं हम, इसमें परचेज से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल से एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितनी भी होता है परचेज से, जैसे कि हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज करना है, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, उन सब के बेस पर हम इसका बजट बनाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हाँ इतना क्वांटिटी का चाहिए, इतनी क्वालिटी का चाहिए, डिफरेंट टाइम पर चाहिए, सब हम बजट परचेज बजट में डिसाइड करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बजट रिलेटेड टू ऑफिस होते हैं। किसी कंपनी में क्या होती है, एक तो फैक्ट्री होती है, एक होता है ऑफिस। ऑफिस में क्या होते हैं, इंश्योरेंस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है जी, बैंक एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब क्या होते हैं हमारे ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं ऑफिस से, ठीक है जी, हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ये ऐसा बजट होता है जो कि हाई अमाउंट में हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि हमने किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है कंपनी ने, तो उसके लिए ये हाई अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट चाहिए ना, उसके लिए कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी बजट बनाया जाता है कि हमारी जो इनकम है उतने हिसाब से ही हमने चलना है, अकॉर्डिंग टू बजट चलना है, मतलब इस सीमा में रहकर चलना है, इससे बाहर चलोगे तो आपकी कंपनी डेफिनेटली लॉस में जाने वाली है। उसके बाद पढ़ते हैं कैश बजट। कैश बजट जो है वो लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी, और इसमें हम कैश से जितनी भी रिसिप्ट होती हैं, पेमेंट होती हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं कैश सेल, कि हमने कैश उधार कितना देना है, कैश में कितना देना है, कितना रिकवर्स करना है, ठीक है जी, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टर्स कितनी है, एडवांस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। और कैश पेमेंट में क्या आता है, कैश पेमेंट में आता है हमने कैश परचेज किया, कैश पेमेंट ऑफ द क्रेडिट परचेज, पेमेंट ऑफ द सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ द बोनस, पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब क्या आती हैं, कैश पेमेंट्स में आती हैं। और कैश रिसिप्ट में मैंने आपको बता दिया कैश सेल आ गई, ठीक है जी, अमाउंट रिकवर फ्रॉम द डेटर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, एडवांस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये हमारी कैश से रिसिप्ट हो गई और पेमेंट, उन सब के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है जी। हमने अपना कैश इस तरह रखना होता है कि हमारी कंपनी में बेकार का कैश भी ना पड़ा रहे, जिससे कि हमारे जो बेकार का लॉस होता रहे, ठीक है। अगर हमारी मनी बिजनेस में ऐसे ही पड़ी है, यूजलेस है, तो उससे क्या है, हमारा कम से कम इंटरेस्ट का लॉस तो हो ही रहा है ना। तो हमने अपनी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो इस तरह रखनी होती है कि वो ओवर भी ना हो और कम भी ना हो। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, कि हमें इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, हमारी जो पोजीशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट जो होता है ये किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता, या एंटायर एंटरप्राइज से रिलेटेड होता है। इसमें ये हेल्प करता है पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बजट कैन बी नॉन बाय मेकिंग एस्टिमेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स। इस मास्टर बजट की हेल्प से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितने होने वाला है, ठीक है जी। ये हमारा अगर प्रॉफिट जो है कम होता है तो उसको हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, रिपीटेड बिहेवियर करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है जी। जो भी दोबारा से उसको रिपीट करके देखेंगे मास्टर बजट को, तो इससे मास्टर बजट हेल्प करता है हमारी जो प्रॉफिट है उसको जानने में। इसका एडवांटेज में पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैन बी नॉन बाई मेकिंग इनकम एस्टिमेशंस। कहते हैं कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाकर हम टोटल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इट मेकिंग एस्टिमेट करता है ऑफ लायबिलिटी एंड असेट्स। लायबिलिटी एंड असेट्स को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज करता है कोऑर्डिनेशंस अमॉन्ग द ऑल डिपार्टमेंट बजट्स, ठीक है जी। और ये इट क्लियरली फाइन बेटर वे दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज को भी क्लियरली बताता है, एन एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से बताता है। कहता है कि वेरियस लेवल ऑफ द बिजनेस बजट्स, बिजनेस के वेरियस लेवल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो फिक्स बजट होता है, एक फ्लेक्सिबल बजट होता है, ठीक है जी। जो बजट प्रिपेयर किया जाता है डेफिनेट सेल के लिए या डेफिनेट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी, या फिर किसी एक पीरियड के लिए, तो उसको हम फिक्स बजट बोलते हैं। बट इट डिफिकल्ट टू मेक एस्टिमेट ऑफ डेफिनेट सेल्स या डेफिनेट प्रोडक्शन, देयरफॉर इट इज बेटर टू प्रिपेयर द बजट कीपिंग इन द माइंड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द सेल्स, ठीक है। जो हमने क्या किया, एक फिक्स पीरियड के लिए या फिक्स क्वांटिटी के लिए बनाया, उसको हम फिक्स बजट बोलते हैं। और जो बजट बनाया जाता है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेल्स के लिए, ठीक है, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। जैसे कि हमने 100% बजट के फिगर के लिए हमने कोई बजट बनाया, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स। अगर एक बजट हमने बनाया 70% के लिए, एक बनाया 80 के, 70, 90, 20, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बोलेंगे, ठीक है जी। वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंस, द नेक्स्ट स्टेप इन बजटिंग में क्या होता है, इज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट अबाउट द वेरियांस। वेरियांस जो आता है उसको हम निकालते हैं। वेरियांस का मतलब क्या होता है, त्रुटि, गलती, मिस्टेक्स। डेविएशंस, इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि हमने क्या किया, हमने अपनी एक्चुअल प्रोग्रेस थी वो निकाली, और जो हमारा स्टैंडर्ड था हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था, उन सबको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, और सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन देते हैं, भाई आपका जो है इतना वेरिएंस आया है। उसके बाद हम रिव्यू एंड फॉलोअप करते हैं। कहता है कि मीटिंग ऑफ द बजट कमेटी आर हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू मेक द अप्रेजल ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स। ये बार बार उसको मीटिंग बैठाते हैं, उसका रिव्यू करते हैं कि क्या गलतियां रहीं, हम उसका कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं सारे डिपार्टमेंट्स का, ठीक है जी। अगर अनफेवरेबल रिजल्ट है तो उसको कैसे हम फेवरेबल सिचुएशन में ला सकते हैं, डेविएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों डेविएशन आई, उसका कॉज फाइंड आउट करते हैं रिव्यू एंड फॉलोअप में। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये एक दूसरी टेक्निक्स है बिजनेस कंट्रोल की, जैसे हम कंट्रोलिंग की, जैसे हमने पहले पढ़ा था। पहले हमने कौन सी मेथड पढ़ा, बजटिंग पढ़ा, ठीक है जी, बजट पढ़ा। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ये दूसरा टेक्निक्स है ट्रेडिशनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है सेल का जिसमें हमारी जो कॉस्ट होती है वो किसके बराबर होती है, सेल प्राइस, दोनों बराबर होते हैं। मतलब कंपनी एक ऐसी सिचुएशन में होती है जिसमें उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही गेन हो रहा होता है, ठीक है जी। और वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर होती है, ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसे लॉस हो रहा है। जितना उसका कॉस्ट आया है उतना उसका सारा का सारा रिकवर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है जी। इसको हम एक फार्मूले की हेल्प से जान सकते हैं। चलिए मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। इसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, अपॉन में कंट्रीब्यूशंस, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशंस, ठीक है जी। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है जैसे कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशंस, ठीक है जी, अपॉन में ये इसका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है जी। तो इसका फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिस पर कंपनी ना तो प्रॉफिट में होती है ना ही लॉस में होती है, वो बैलेंसिंग फिगर में होती है, ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प करता है कंट्रोल करने में, ठीक है। ये क्लियरली बताता है मैनेजर को कि प्रोडक्शन और सेल कितना होना चाहिए कि जिससे इसके बाद कंपनी लॉस में चली जाएगी, कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए मिनिमम। इसके बाद अगर हम गए नीचे तो हमने क्या है, लॉस को फॉलो करना है, फेस करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनदर टेक्निक्स, ट्रेडिशनल डेटा। इस टेक्निक्स में होता क्या है, हमने प्रीवियस जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं एंटरप्राइज़ की, उन सबको हम कलेक्ट करते हैं और एक कंक्लूजन पर रीच करते हैं, मतलब एक कंक्लूजन निकालते हैं पास्ट इंफॉर्मेशन से, ठीक है जी। जैसे कि हमने सेल को अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेल के प्रीवियस डेटा को उठाएंगे और उसको स्टडी करेंगे, उसके बेस पर ही नई गाइडलाइंस बनाएंगे और इशू करेंगे, ठीक है जी। ये हम जो है डायग्राम की हेल्प से भी, ग्राफ की हेल्प से भी बना सकते हैं। और इसमें होता क्या है, मोस्टली प्रीवियस डेटा को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसमें यही होता है। उसके बाद इसका मीनिंग दिया हुआ है और भी पढ़ लेना आप। इसमें हम पढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट होता क्या है, ये प्रिपेयर की जाती है कंट्रोल करने के लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स को। जैसे कि हमने डेली का स्टैटिक रिपोर्ट हमने पढ़ा, स्टैटिकल डेटा का जो मेथड था वो पढ़ा, ठीक है जी। ये केवल हमको ये बता सकता है कि हमारी जो सेल है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या फिर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है ये भी बता सकता है, बट ये नहीं बता सकता कि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्या कॉज है इंक्रीज़ होने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाना होता है, उसके लिए हमने स्पेशल रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है जी। स्पेशल रिपोर्ट जो है वो मैनेजर्स के थ्रू या फिर जो कंपनी के एक्सपर्ट होते हैं उनकी हेल्प से बनाई जाती है, या फिर आउटसाइड इंक्वायरी एजेंसी जो होती हैं उनकी हेल्प भी इसमें ली जाती है। और इसके बेस पर जो भी हमारा, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट था वो इंक्रीज़ हो रहा था तो उसके कॉज फाइंड आउट करने होते हैं, उनके ऊपर डिटेल स्टडी करनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद इसका कंट्रोल सिस्टम जो है किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं
ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट, ये एक ऐसी इंटरनल ऑडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है कंट्रोल की। इसमें होता क्या है कि एक इंटरनल ऑडिट जो है वो परफॉर्म की जाती है इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, जो कि एक एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का। ठीक है जी, वो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करता है कंपनी की फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज़ का। ठीक है जी, और ये क्या करता है, इवेल्यूएट करता है इंटरप्राइज को और हाईलाइट करता है उसकी वीकनेसेस को और सजेस्ट करता है कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। इंटरनल जो ऑडिट होता है वो रेगुलरली ऑपरेट किया जाता है, एम्प्लॉई को इसमें अलर्ट नहीं किया जाता। ठीक है जी, ये क्या होता है कि इसमें एक ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर, वो रेगुलरली और इंडिपेंडेंटली अप्रेजल करता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस को ऑफ ए कंपनी की। ठीक है जी, इसमें ये होता है। उसके बाद पढ़ते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। कहता है कि ये जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होती हैं वो मैनेजर के द्वारा की जाती हैं। इसमें पीरियडिकली होती हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पीरियड होते हैं, टाइम टाइम पर की जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं सबऑर्डिनेट को एंड ट्राई टू चेंज देयर नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड द वर्क्स। इसमें क्या होता है, ये एक जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन में जो सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है जी, और जो भी मतलब कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं, पर्सनली जाकर उसका बिहेवियर देखते हैं एम्प्लॉय का, उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ठीक है जी, टाइम टू टाइम, और वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो डेडिकेशन है, उसकी जो ऑनेस्टी है वो बनी रहे और वो क्या करे, अपनी कंपनी में मन लगा कर काम करे। ठीक है जी, उसको डेडिकेशन फुल हो, उसका नेगेटिव एटीट्यूड को हम वर्क की तरफ ले जाएं। तो इसमें पर्सनली ऑब्जर्वेशन किया जाता है मैनेजर्स के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट का, ताकि कंट्रोलिंग आसानी से की जा सके। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये था मॉडर्न, हमने पढ़ लिया ओल्ड कंट्रोलिंग टेक्निक। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक। इसमें पढ़ते हैं हम जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग एक कंट्रोलिंग टेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसमें क्या करता है कि सारा बजट जो भी बनाया जाता है वो फ्रेश होता है। ठीक है जी, उसमें हम जो प्रीवियस हमारा डेटा था उसको बेस नहीं बनाते। ठीक है, प्रीवियस डेटा को बेस नहीं बनाया जाता। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू बजट तैयार करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बजटिंग भी बोलते हैं, इसको जीरो बेस बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया जाता है। प्रीवियस जो बजट होता है इसको बेस इसमें नहीं बनाते, इसमें सारा कुछ फ्रेश होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट रेफर टू द अकाउंटिंग सिस्टम अंडर विच ईच डिपार्टमेंटल हेड इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट। इसका मतलब होता है कि हर एक जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है जी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। उन सब में डिपार्टमेंट के कुछ हेड होते हैं। ठीक है जी, तो वो सब जो हेड होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अकाउंटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग का मतलब होते हैं उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वो जवाबदेही हैं, उनसे मांगा जाएगा जवाब। अगर उसका कोई भी डिपार्टमेंट अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या मांगा जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें होता क्या है कि ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी और दूसरा पार्ट होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, जो मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी और सेकंड होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जो प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो क्या कर रखता है, कॉस्ट से, मतलब जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है जी, जबकि जो रेस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल इन कीप इट, जो उसमें डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे जितने भी पीपल, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो। ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल इज कीप। ठीक है, इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम ऑल द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स एंड समबडी इज अपॉइंटेड टू हेड ऑफ ईच ग्रुप्स। कहते हैं कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारा कंपनी था, उन सबको हमने डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, उनका एक हेड डिसाइड कर दिया जो कि रेस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, सारे जो वर्कर उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है जी, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं। इंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दिस सेंटर या ग्रुप की वो किस पर बेस करती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड मैनेजर्स। ठीक है जी, ये सब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। चलिए आगे पढ़ते हैं।
प्रोसेस क्या है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एस्ट्रलाइज किया रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट डिसाइड करना या फिर ग्रुप बना देना, एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ठीक है जी, उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं या फिर ग्रुप्स बोलते हैं। हर एक जो वर्किंग ग्रुप होता है उनको क्या दे दिया जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हेड बाई रेस्पॉन्सिबल पर्सनस। ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबल सेंटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सेंटर्स, ये एक ऐसा सेंटर होता है दैट द यूनिट ऑफ इंटरप्राइज विच एक्सपेंडिचर इज इनकर बट इट्स आउटपुट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। इसमें क्या किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिए कि हमने जो एक्टिविटीज़ थी उनको ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिए। फिर उसके बाद हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सेंटर, ये किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस से, जो कि हमारी जो फर्म है उसमें किए जाने होते हैं। दूसरी बात प्रॉफिट सेंटर, ये किसके लिए होता है, ये प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए होता है कि हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट इतना आना चाहिए। ठीक है जी, उसके लिए होता है। और उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये इसके लिए होता है कि जो भी फर्म के पास जितनी भी एसेट्स है उनका फुली यूटिलाइज हो और उनका इफेक्टिवली यूज़ हो। ठीक है जी, और जो हमारा इनकम है वो ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। उसके बाद होता है इसका सेकंड स्टेप, इसमें टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हर एक ग्रुप्स तो हमने बना दिए, फिर ग्रुप्स का क्या किया जाता है, अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं हर एक का। ठीक है जी, उसके बाद क्या करते हैं, गोल डिटरमाइन करते हैं, हर एक का गोल बताते हैं कि आपका ये गोल है, आपका ये गोल है। उसके बाद क्या होता है, गोल डिसाइड करने के बाद, एक मिनट, क्या गोल डिसाइड करने के बाद क्या होता है, डिटरमाइन द कंट्रोल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। फिर हमने क्या किया, जो हमने गोल डिसाइड करने के बाद डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट थी उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, दूसरी होती है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको फर्म कंट्रोल कर सकती है। ठीक है जी, अगर वो अपना माइंड यूज़ करे, मैनेजमेंट अपना अच्छा रखे, प्लानिंग अच्छे से करे, ठीक है जी, तो उसको कंट्रोल कर सकती है। और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जिसको मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है जी, कर सकता है कुछ हद तक बट इतना नहीं कर सकता, इसलिए जो मैनेजर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ओनली कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए ही। फिर उसके बाद होता है टेक नेसेसरी एक्शंस। इसमें क्या होता है कि हमने क्या होता है, रिकॉर्ड्स, हमने एक्चुअल जो प्रोग्रेस थी डिपार्टमेंट की उसमें हमने क्या निकाला, डेविएशन निकाला। ठीक है जी, उनका करेक्ट एक्शन लिया। ठीक है, और ऑफिसर्स को सजेस्ट किया कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, अगर टाइम टू टाइम कोई भी रिव्यू की ज़रूरत है तो उसको बार बार उसको चेक किया और करेक्ट एक्शन लिए। इसमें हम क्या देखते हैं, टेक द नेसेसरी एक्शंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड मेथड ऑफ मॉडर्न। पहला हमने पढ़ लिया था, कौन सा वाला पढ़ लिया, हमने 2 पढ़ लिए ना, एक तो जीरो बेस बस्टिंग पढ़ ली, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो एक मॉडर्न सिस्टम है और कंट्रोलिंग का, अंडर विच इसमें क्या किया जाता है, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स, जो मैनेजर की एफिशिएंसी है वो देखी जाती है। ठीक है जी, ऑल द लेवल पर। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है जी, उसमें क्या 2 थिंग्स होती हैं, इसमें वो 2 तरह से अपने मैनेजर को जज करता है। जो मैनेजर है कंपनी का उसको 2 तरीके से जज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्वालिटी देखता है ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस की, कोई जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो कितनी एफिशिएंसी तरीके से उसको ले पा रहा है। दूसरी बात देखता है कि एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट मेथड्स, कि उसके जो मैनेजमेंट मेथड हैं वो कैसे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। आफ्टर मेकिंग एन, कहता है कि ये इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट ऑडिटर, अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। उसने 2 मेथड से देख लिया, एक तो उसकी क्वालिटी देख ली डिसीजन लेने की, और उसके बाद वो मैनेजमेंट में मेथड कैसे यूज़ करता है, कितनी एफिशिएंसी से यूज़ करता है, उन सबको देखता है। मतलब इसमें मैनेजर को जज किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिटर के द्वारा। ठीक है जी, उसके बाद उसने सारा कुछ देखने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देता है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर को देता है, और इसमें सजेशन किया देता है कि वो इम्प्रूव इस तरह कर सकते हैं। इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम्स। इसमें क्या दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बताया जाता है कि हमने मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम जो है क्यों इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट फॉर इंट्रोड्यूस मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम आर डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के द्वारा। अब एट द सेम टाइम द मैनेजर ऑडिटर इज अपॉइंटेड, उसी समय हम क्या डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट करते हैं ऑब्जेक्ट बताने के बाद। उसके बाद होता है सेकेंड पॉइंट, कलेक्ट ऑफ द फैक्ट्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर द वर्क ऑफ इंक्वायरी बीइंग। तो जब हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया तो इंक्वायरी का काम शुरू हो जाता है।
During the course of inquiry, he inspects the record, interview the managers, and look into the policy of the enterprise, organization structures, motivation, and system of communications. And apart from this, he judges the quality of managerial decisions and taken during a particular time of periods. इसमें क्या होता है, कलेक्ट द फैक्ट. फैक्ट का मतलब होता है कि वो अपना जो मैनेजर है उसका ही तो इंटरव्यू ले रहा है, उसका ही तो ऑडिट कर रहा है, उसमें वो मैनेजर का इंटरव्यू लेता है, उसके इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड को इंक्वायरी करता है, ठीक है जी, और पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज देखता है, ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोटिवेशन सिस्टम कैसा है उसका, ठीक है जी, उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है, और उसको जो मैनेजियल डिसीजंस को लेता है वो कंपनी में, उसकी जज को, उसकी क्वालिटी को देखता है कि वो कितने एफिशिएंट तरीके से लेता है, ठीक है जी, ये सब में वो फैक्ट को कलेक्ट करता है. उसके बाद हम क्या कर देखते हैं, क्रिटिकल अपर्जल्स. फिर उसने सारे जो फैक्ट थे वो कलेक्ट तो कर लिए, फिर उनका क्या करता है, अपर्जल करता है, ठीक है जी. अननेसेसरी है, यूजलेस है, जो भी एक्टिविटी को फाइंड आउट करता है कि जो अननेसेसरी हैं और यूजलेस हैं. और वॉट डिसीजंस प्रूव्ड अनसक्सेसफुल एंड वाई. वो देखता है कि उसने जो भी डिसीजंस लिए वो सही लिए, गलत लिए, जो गलत लिए तो क्यों लिए, ठीक है जी, उनका अपर्जल करता है. उसके बाद सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. उसके बाद वो जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है वो उसकी वीकनेसेस को बताता है और सजेस्ट करता है कि आपने इस तरह इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है जी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट देता है और सजेशन देता है, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIS भी बोलते हैं. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बताता है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एफिशिएंसी, उसका सक्सेस किस पर डिपेंड करता है कि उसमें जो भी हमारी डेविएशन आने वाली हैं उनका वो करेक्ट एक्शन ले सके और जल्दी एक्शन ले सके. जैसे कि कोई भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि हमने उसको ठीक करने के लिए 1 साल बाद डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं होता. जैसे कि आज हमारी कोई प्रॉब्लम आई तो हमने उसका आज ही डिसीजन लेना होता है कि हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें जितनी जल्दी और एक्यूरेट और लेटेस्ट और टाइमली उसका डिसीजन लेंगे तभी हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा. तो ये सब प्रॉब्लम्स इसके थ्रू दूर की जा सकती हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा. ये क्या होता है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोग्रेसिव किया जाता है, प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इंफॉर्मेशंस का. इसमें बहुत सारी कंप्यूटर्स या फिर इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं ताकि हम क्विकली जो है डिसीजंस ले सकते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशंस हैं, डेटा है, वो प्रोवाइड करता है कि हम अपने डिसीजंस को इस तरह आसानी से ले सकते हैं, ठीक है जी. चलिए इसका हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं. 1 मिनट में आपको बोलकर ही बता देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है, बोलकर बता देती हूँ. इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है इंफॉर्मेशंस का. तो ये कोऑर्डिनेटिंग में हेल्प करता है. दूसरी बात, ये डिसीजन मेकिंग में भी हमारी हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में भी हमारी हेल्प करता है. ये हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, ठीक है जी, और लेस कॉस्ट पर अवेलेबल कराता है, ठीक है. और ये प्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को ताकि हमारा जो डिसीजन है वो अच्छे से लिया जा सके और हमारा जो मैनेजमेंट है वो अपना काम स्मूथली कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ठीक है. ये कंट्रोलिंग की टेक्निक है जो प्रोवाइड करती है जो हम जिस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है उनको प्रोवाइड करती है टाइमली और एक्यूरेटली, ठीक है जी. इसमें हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं. इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है जी. प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल्स. दिस सिस्टम इज यूज दोज एंटरप्राइज वेयर मैनी एक्टिविटी हैव टू बी डन इन ऑर्डर टू गिव ए फाइनल शेप ऑफ द सम वर्क एंड प्रोजेक्ट. इसका मतलब होता है ये वहाँ यूज़ किया जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ किसी एक काम को कंप्लीट होने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करना होता है, ठीक है जी. इन दिस सिस्टम डिफरेंट एक्टिविटी आर अरेंज इन द सीक्वेंस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डायग्राम विच इज़ नोन एज प्रोग्राम नेटवर्क. इसमें सारी एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में डिसाइड किया जाता है कि ये वाली एक्टिविटी पहले होनी है, उसके बाद दूसरी वाली ये होनी है, इसके बाद तीसरी वाली होनी है. इसमें सारी एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में डिसाइड किया जाता है, ठीक है जी. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम नेटवर्किंग एनालिसिस बोलते हैं. इन दिस सिस्टम दो कंट्रोल जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, वो मोस्टली सिमिलर होती हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जिसको हम पार्ट बोलते हैं. दूसरी बात है क्रिटिकल पथ मेथड जिसको हम CPM भी बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स. पार्ट इज यूज टू कंट्रोल टाइम टू स्पेंड ऑन अ प्रोजेक्ट
एब्सोल्युटली न्यू। ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाती है जो न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, उस पर कितना टाइम स्पेंड होएगा, ठीक है जी, और जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं पता उसको कंप्लीट होने से रिलेटेड। इसको हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट स्टेज में, ठीक है जी, और फिर उस अफोर्ड करते हैं कि हम इसका टाइम निकाल सकें कि कितने टाइम में एक इवेंट दूसरे इवेंट्स पर पहुंच जाएगा, ठीक है जी। इसमें हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं कि एक जो मूवमेंट है दूसरे मूवमेंट्स पर कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है जी, और किस किस रिसोर्स की हमें इसमें ज़रूरत होगी, ठीक है। आफ्टर डिसाइडिंग द स्टेज एंड इवेंट्स द एक्टिविटी आर अरेंज इन द श्योर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मिनिमम टाइम्स, ठीक है। सारे के सारे इवेंट्स एक्टिविटीज़ निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक सीक्वेंस में डिसाइड करते हैं कि हम इस सीक्वेंस में जाएंगे तो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रोसीजर किस तरह होता है, इसका प्रोसीजर जो है इस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग न्यू एंड लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। इट प्रेफर टू द एंड पॉइंट विच रिप्रेजेंट द कंप्लीटेशन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़। कोई ऐसा काम जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी एंड इवेंट्स जो है उसमें हम डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्टिविटी और जो इवेंट्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले, ठीक है। जैसे कि हमारी क्या है, एक्टिविटीज़ हैं, ए है, बी है, ठीक है, और सी है और डी है, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, इवेंट्स हैं। तो ये कंप्लीट हो रहा है 4 डेज़ में, ठीक है, और ये कंप्लीट हो रहा है 7 डेज़ में, और ये कंप्लीट हो रहा है 5 डेज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और इसमें एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3। तो इसमें हमने ये पता चल गया कि जो हमारे पास इवेंट्स हैं वो 4 इवेंट्स हैं और वो कितने कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, और उन सब के बारे में पता चल गया। और ये पता चल गया कि जो ए काम है पहले वो होएगा, बी काम उसके बाद में होएगा। जैसे कि हमने सी काम करना, ऐसे नहीं कर सकते हम, पहले हम ए को कंप्लीट करेंगे, बी को कंप्लीट करेंगे, तभी ही हम सी को कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या होता है, प्रिपरेसिंग द चार्ट। हम इसमें चार्ट बनाते हैं, ठीक है। जो जो इवेंट एक्टिविटी होता है उनका सीक्वेंस क्लियरली हमें विजिबल हो, इसके लिए हम चार्ट बनाते हैं। उसके बाद 3 एस्टिमेशन ऑफ द टाइम, बेस्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन और वर्स्ट कंडीशन। इसमें हम टाइम को डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम में कौन सा जो काम है वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं, क्रिटिकल पथ। इट इज़ क्लियर दैट मैनी एक्टिविटी हैव टू बी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द बिग प्रोजेक्ट। ऑल द इंटरडिपेंडेंट जो एक्टिविटी होती हैं उनको एक सीक्वेंस में लगा देते हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, देयर इमर्ज मैनी पथ विद द रिगार्ड टू द ग्रुप विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, द पथ टेक द मैक्सिमम टाइम इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल पथ। जो पथ हमारा ज़्यादा टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पथ बोलते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। जैसे कि हमारा ये ए वर्क है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है जी, और ये है सी, और ये है डी, ठीक है। तो हमने ये हमारा 4 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है, ये 2 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है, और ये 3 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। तो क्या हुआ, हमारा जो सी डी काम है वो तभी कंप्लीट हो सकता है जब हम कौन से काम को कर लेंगे, ए सी को कर लेंगे या फिर बी सी को कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बिना तो काम नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने ए सी कर लिया तो हमारा पथ, इसमें कितने पथ हैं, 2 पथ हैं। एक तो है ए सी डी और दूसरा कौन सा है, बी सी डी। ए सी डी और बी सी डी, ठीक है। जो ए सी डी काम है वो कितने दिन में हो जाएगा, 4 + 3 = 7 डेज़। ए सी डी कितने में हो जाएगा, 7 डेज़ में, और बी सी डी कितने में हो जाएगा, 5 डेज़ में, ठीक है। तो किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ए सी डी में ज़्यादा लग रहा है, किस में लग रहा है, ए सी डी में ज़्यादा लग रहा है। तो ये कौन सा काम हो गया, ये क्रिटिकल पथ हो गया, ठीक है जी। ये क्या हो गया, ए सी डी क्रिटिकल पथ हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है दूसरे पथ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पथ, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसका यही है जो CPM। ये सेकंड मेथड होता है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस का, ये दूसरा वाला मेथड है। इसमें हमने बताया क्रिटिकल पथ। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल पथ मेथड्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, ये सेकंड मेथड होता है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस का। दिस मेथड हैज़ टू बी क्लोज सिमिलर होता है विद द PERT के, लिविंग द टाइम ऑफ एस्टिमेटिंग एवरीथिंग कंसेप्ट विद द PERT इज एप्लीकेबल टू दिस मेथड। इसमें हम क्या निकालते हैं कि एस्टिमेट टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम इसमें लग जाएगा। इट इज़ देयर फोर एसेंशियल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द CPM विद द PERT टू अंडरस्टैंड विद दिस प्रॉपरली। कहता है कि इसको हम अच्छे से समझने के लिए PERT के साथ इसका कंपेयर करते हैं तो आसानी से इसका निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया ना ये क्या होता है, ये वाला CD क्या है, क्रिटिकल पथ है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सिमिलरिटी विद द PERT के साथ। कह रहे हैं कि बोथ मेथड्स आर यूज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज प्रोजेक्ट। लार्ज प्रोजेक्ट का प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। बोथ प्रोजेक्ट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू द क्रिटिकल पथ को दोनों ही इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम नेटवर्क जो है प्रिपेयर किया जाता है बहुत सिस्टम, दोनों ही सिस्टम में इवेंट्स एंड एक्टिविटी दोनों सिस्टम्स में डेफिनेटली सीक्वेंस में लगाई जाती हैं। और डिसिमिलरिटी पढ़ते हैं अब इसका। PERT जो है वो यूज़ करता है कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट के लिए, लाइक द मैन्युफैक्चरिंग न्यू कार, ठीक है। और CPM यूज़ किया जाता है उन प्रोडक्ट के लिए जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, देयर इज सम एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ठीक है। उसमें कुछ ये तो है जो CPM है, सॉरी जो PERT है वो तो न्यू के लिए होता है, और जो CPM है वो उनके लिए भी यूज कर सकते हैं जिसमें हमें पहले से कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब कि थोड़ा ओल्ड है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, रोड कंस्ट्रक्शंस, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इसमें हम CPM यूज़ करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। द चीफ डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम इन दिस टाइम एस्टिमेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल PERT इज़ यूज इन द एंटायरली न्यू प्रोजेक्ट के लिए। टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ असर्टेन। इसमें क्या होता है, जो टाइम होता है PERT में असर्टेन होता है। द मेथड 3 एस्टिमेशन ऑफ द टाइम यूज, ठीक है जी। उसके बाद जो CPM होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन रेस्पेक्ट एक्टिविटी डन रिपीटेडली विच मेक टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी जनरली सर्टेन। जो PERT होता है उसमें टाइम असर्टेन होता है क्योंकि उसमें न्यू प्रोजेक्ट होता है वो, ठीक है। जैसे कि कंपनी कोई नया मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरिंग करती है तो कंपनी को पता नहीं होता इसमें कितना टाइम लगेगा क्योंकि वो नई मॉडल है, ठीक है। और जो CPM होता है जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शंस, रोड ऐसा नहीं है जी कि पहली बार बना रहे हैं, पहले भी बना चुके हैं, तो उसके पास कुछ सर्टेन टाइम होता है कि हाँ मोस्टली इसमें इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद PERT जो होता है ले करता है, स्ट्रेस करता है ऑन द टाइम एलिमेंट्स पर, ठीक है जी। और जो CPM होता है अफोर्ड करता है इज़ मेड टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट। CPM जो है वो मिनिमम कॉस्ट पर अफोर्ड करता है और जो PERT है वो किस पर, टाइम एलिमेंट्स पर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, कहता है कि जो PERT ले मोर स्ट्रेस ऑन द इवेंट्स और CPM मोर स्ट्रेस ऑन एक्टिविटीज़। ये उसकी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इवेल्यूएशन करते हैं PERT और CPM का। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज क्या है इसके, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हो जाती है इसका, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्स का, एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रबल स्पॉट्स, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमारी ट्रबल्स आने वाले थे उन सब के बारे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द टाइम का करेक्ट एस्टिमेट लगा सकते हैं हम। क्लियरिटी ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसका क्या पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहता है, एक मिनट, डिसएडवांटेज क्या है इसका, असर्टेनिटी ऑफ टाइम्स, असर्टेन होता है टाइम इसीलिए उसका एग्जैक्ट तो हम नहीं निकाल सकते। लिमिटेड यूज़ होता है, बट कैन बी ओनली यूज इन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉट द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, ठीक है। मोर एम्फेसिस ऑन द टाइम्स, ये टाइम पर ज़्यादा फोकस करता है। देयर आर द नो पैनिकेस, इसका मतलब होता है दिस सिस्टम जो होता है only mean that not the end, it will be mistake to think that मैंने implementation of the work planning and control complete, इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है जी। और इस तरह हमने आज क्या पढ़ लिया, कंट्रोलिंग का टेक्निक्स पढ़ लिया, ठीक है जी। बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े आज हमने। पहली वाली वीडियो में एक टेक्निक्स मैंने आपको कवर करा दी थी और जो रिमेनिंग टेक्निक्स इसमें रह गई हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दी। अब कंट्रोलिंग जो है वो कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोटिवेशंस की थ्योरीज, मोटिवेशंस होता क्या है, ठीक है जी, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उससे किस तरह उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू अगेन एंड अगेन।